हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया 5वां चैप्टर गीत अगीत। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो नदियों का किनारे से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोचता है, वो आपको लिखना है। आंसर होगा, नदी अपना विरह गीत किनारों को सुनाती हुई तेजी से भागी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सागर से मिलने के लिए उतावली हैं। उसके इस कार्य व्यवहार को देख नदी के किनारे जो गुलाब खड़ा हुआ है वो सोचता है कि यदि भगवान उसे भी बोलने की शक्ति देते तो वह भी पतझड़ के सपनों का गीत संसार को सुनाता। तो इससे संबंधित जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। फिर आपका अगला प्रश्न है, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब शुक मतलब तोता जो है, जब अपना स्नेह प्रकट करने के लिए मधुर गीत गाता है तब उसका गीत पूरे वन में गूंज जाता है। तो अब क्या होता है, जो शुकी है उसके हृदय पर यह प्रभाव पड़ता है कि उस गीत की लहरें जो हैं वो उसके हृदय को छू जाती हैं और वो स्नेह में ओतप्रोत होकर मौन रह जाती है। उसे अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए स्वर नहीं मिलता। शुक का गीत सुनकर शुकी के जो पंख हैं खुशी से फूल जाते हैं, वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रेमी जब गाना गाता है, गीत गाता है, तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। आंसर होगा, जब प्रेमी प्रेम के गीत गाता है तब उसकी प्रेमिका घर छोड़कर उसके पास चली आती है। तो वो क्या करती है, नीम की छाया में छिपकर उसका मधुर गीत सुनती है। तब उसकी इच्छा ये होती है कि वह भी उसके गीत की पंक्ति बन जाए। वह उस पंक्ति में डूबकर खो जाती है और उसको गुनगुनाना शुरू कर देती है। फिर है आपका अगला प्रश्न, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। तो पहले छंद में जो प्रकृति का चित्रण है वो क्या है, कैसा है। तो प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि वन के सुनसान वातावरण में नदी जो है वो तीव्र गति से बहती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि वह अपनी व्यथा अपने किनारों से कह रही है और अपना दिल हल्का कर रही है। तट पर एक गुलाब का पौधा है जो किसी सोच विचार में मग्न है। तो नदी के किनारे खड़ा गुलाब इसलिए व्यथित है, परेशान है, क्योंकि विधाता के द्वारा उसको स्वर नहीं दिए गए हैं। तो अपने जो पतझड़ की कहानी है, अपनी पतझड़ की कहानी वो संसार को नहीं सुना पा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। आंसर होगा, प्रकृति की जो सुंदरता है पशु पक्षियों को भी गुनगुनाने तथा चहचहाने के लिए आकुल कर देती है। दोनों अर्थात नर और मादा में प्रेम उमड़ने लगता है। उनके क्रियाकलाप प्रकृति के सौंदर्य के प्रेम में विलीन हो जाते हैं। तो प्रकृति के साथ पशु पक्षी का जो संबंध है वो आदिकाल से रहा है। उनका यह संबंध आज भी घनिष्ठ है। एक और पशु पक्षी अपने भोजन, आवास और आश्रय के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं, तो वहीं पशु पक्षी प्रकृति का श्रृंगार बनकर उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं। यदि जंगल में पशु पक्षियों का कलरव ना गूंजे तो कितनी चुप्पी सी होगी। अगर जंगल में पशु पक्षी ना हो, उनका शोर ना गूंजे तो कितना चुपचाप सारा जंगल कितना शांत लगेगा। इसके अलावा पशु पक्षी प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखने में भी अपना योगदान देते हैं। तो प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में आंदोलित करती है। उसका जो स्वच्छ वातावरण है उसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। प्रकृति में सर्वत्र संगीत प्राप्त होता है। इसे सुनकर अनुभव करके मनुष्य का मन आंदोलित हो उठता है। शाम के समय स्वाभाविक रूप से प्रेमी का मन आल्हा गाने के लिए ललचा उठता है। यह संध्या समय की ही मधुरता है जिसके कारण प्रेमी के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। मनुष्य को प्रकृति नाना रूपों में आंदोलित करती है। तो प्रातःकालीन सूर्य हमें प्रसन्नता से भर देता है। हरियाली हमारी आंखों को सुहाती है। ओस की बूंदें हमें अपनी ओर खींचती हैं। तो आसमान में छाए काले काले बादल मन में उल्लास एवं मस्ती जगाते हैं तथा मन को खुशी से भर देते हैं। शाम को छिपता सूर्य मन को शांति से भर देता है।
इसके अलावा नदी, पहाड़, झरने, पेड़, पौधे, फूल आदि विविध रूपों में आंदोलित करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पूछा गया है सभी कुछ गीत है या कुछ अगीत भी होता है। अगीत क्या होता है वो आपको बताना है। आंसर होगा गीत और अगीत में थोड़ा सा अंतर है। तो मन के भावों को प्रकट करने से क्या होता है, गीत बनता है और उन्हें मन ही मन में गुनगुनाना वो कहलाता है अगीत। मन के भावों को जब स्वर मिल जाते हैं तो वो गीत बन जाता है। तो यद्यपि गीत का कोई प्रकट अस्तित्व नहीं होता किंतु यह आवश्यक है, मतलब मन के भावों को हम स्वर प्रदान करें तो वो गीत कहलाएगा। गीत अगीत का संबंध मन में उठने वाले भावों से होता है। जब हृदय के भाव को स्वर मिल जाते हैं तो वो गीत बन जाता है और उन भावों को जब स्वर नहीं मिल पाता तो वो अगीत बन जाते हैं। अगीत को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता पर उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका अगला प्रश्न है गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। आंसर होगा गीत अगीत का जो केंद्रीय भाव है वो ये है कि विचार को स्वर के माध्यम से अभिव्यक्ति का अवसर मिल जाता है। गीत अगीत कविता का केंद्रीय भाव ये है कि जिस भाव या विचार को स्वर के माध्यम से अभिव्यक्ति का अवसर मिल जाता है वह गीत है, परंतु इसके साथ अगीत के महत्व को भुलाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि मन ही मन में भावों को अनुभव करना कम सुंदर नहीं होता। तो जिनको स्वर नहीं मिलते वो होता है अगीत, जिनको स्वर मिल जाते हैं वो हो जाता है गीत। मतलब मन के भावों को स्वर मिल जाना कहलाता है गीत और मन के भावों को स्वर ना मिले तो वो रह जाता है अगीत। परंतु इसके साथ अगीत के महत्व को हम भूल नहीं सकते क्योंकि मन ही मन में भावों को अनुभव करना कम सुंदर नहीं होता। अगीत मन में उमड़ घुमड़ कर रह जाता है। इसकी गूंज सुनी तो नहीं जा सकती पर अनुभव की जा सकती है। यह आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित उदाहरण में वाक्य के विचलन को समझने का प्रयास कीजिए। इसी आधार पर प्रचलित वाक्य विन्यास लिखिए। जैसे है तट पर एक गुलाब सोचता, तो हम कैसे लिखेंगे, एक गुलाब तट पर सोचता है। तो देते स्वर यदि मुझे विधाता, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, यदि विधाता मुझे स्वर देते। फिर है बैठा शुक उस घनी डाल पर, तो शुक उस घनी डाल पर बैठा है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, तो शुक का स्वर वन में गूंज रहा है। फिर है हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों ना हुई। फिर है शुकी बैठ अंडे है सेती, तो शुकी बैठकर अंडे सेती है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। इसमें जो आपको अर्थ और वो बताना है, व्याख्या करनी है, वो हमने अलग से वीडियो में करवाई हुई है आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।